गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल डेली प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको मालूम है, सिविल डेली प्लेटफॉर्म पर हम लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट की लेक्चर सीरीज़ को हम लोग कवर कर रहे हैं, जहां पर अभी तक हम लोगों ने प्रोडक्टिविटी, प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग, वर्क स्टडी, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, मटेरियल परचेज एंड स्टोर मैनेजमेंट, इसके साथ हम लोगों ने क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, इसके बाद हम लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फिनेंशियल मैनेजमेंट को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। और आज के क्लास में हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप को कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप में हमारा सिलेबस क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर देखना है। इसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप के डेफिनेशन को हमें समझना है। इसके बाद फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एंटरप्रेन्योरशिप को समझना है। एंटरप्रेन्योरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना है, एंटरप्रेन्योरल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना है। नीड फॉर प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को समझना है। स्टेप्स इन सेटिंग अप अ स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, इसे समझना है। तो ये हमारा कंप्लीट सिलेबस है जिसे हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। इमेंस स्ट्रेंथ एंड ह्यूमन स्पिरिट ऑफ विच मेड पॉसिबल द ग्रेट ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज ऑफ द वर्ल्ड। तो जब एक कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी एक एंटरप्रेन्योर, हम उसे प्रोनाउंस करते हैं, उसे हम बुलाते हैं, जो ह्यूमन स्पिरिट और मोटिवेशन का इस्तेमाल करके एक ग्रेट गोल को सेट करता है, ग्रेट जोग्राफिकल डिस्कवरीज को जो है इंट्रोड्यूस करता है पूरे वर्ल्ड में, दैट पर्सन इज नोन एज एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योरशिप एक तरह की वाइटल एक्टिविटी है। इस वाइटल एक्टिविटी से जो है हमें चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, चेंजेस इन इकोनॉमी, चेंजेस इन बिजनेस मॉडल, चेंजेस इन सोसाइटी, जो हमारे पूरे के पूरे पैटर्न में एक तरह का रिवॉल्यूशन लाते हैं और हमारा पूरा जो बिजनेस मॉडल है वो हमारा मॉडिफाई हो जाता है। इट कॉजेज द इनिशिएशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इन सोसाइटी। एंटरप्रेन्योरशिप is the immense strength and spirit of humanity which made possible the great geographical discoveries of the world and change in world. तो इंटरप्रेन्योरशिप जो है वो ग्रेट जोग्राफिकल डिस्कवरीज को लाता है। कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में, हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे लोग गुजरे हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ को जिन्होंने खड़ा किया, नए नए बिजनेस मॉडल को इंट्रोड्यूस किया, और साथ ही साथ बहुत ज़ीरो से बहुत हाई लेवल तक उन्होंने अपनी कंपनी को एक हाइट दिया। इन सभी नामों में अगर हम कुछ सेलेक्टेड नाम की बात करें तो धीरज लाल हीराचंद अंबानी, धीरू भाई अंबानी, जिन्हें सब लोग जानते हैं, रिलायंस के फाउंडर, जहांगीर रतन जी टाटा, जो बेसिकली टाटा ग्रुप के फाउंडर तो नहीं है, लेकिन टाटा ग्रुप को इन्होंने 14 कंपनी, जब टाटा ग्रुप की थी, इन्होंने 14 से 95 कंपनी में तब्दील कर दिया। इतनी सारी कंपनीज़ को इन्होंने बढ़ा दिया। इसके बाद हम लोग अजीम प्रेम जी को जानते हैं, एन आर नारायण मूर्ति को जानते हैं, घनश्याम दास बिरला को जानते हैं, मार्क जुकरबर्ग को जानते हैं, इलोन मस्क, बिल गेट्स, जेफ बेजोस एंड जॉन डी रॉकफिलर। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन अपने बिजनेस में, अपने अपने स्पिरिट और अपने मोटिवेशन के चलते बहुत बड़ा चेंजेस इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और आज इन सभी नामों को हम इसलिए जानते हैं क्योंकि इनकी कंपनी पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्लेस एग्जिस्ट करती है, बहुत बड़ा प्लेस रखती है। तो इन सभी लोगों के बारे में बात करें तो ये कहीं ना कहीं जब इन्होंने किसी कंपनी को स्टार्ट किया था तो वो बहुत छोटी सी कंपनी थी, और आज के टाइम पे वो एक वर्ल्ड ब्रांड है। तो ऐसे लोग जो एक बिजनेस टाइकून के रूप में सामने आते हैं और किसी भी बिजनेस में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लेके आते हैं, कंपनी को बहुत ऊंची हाइट तक ले जाते हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग, बहुत अच्छी डिसीजन मेकिंग के साथ बहुत कुछ अचीव करते हैं, तो उन्हें हम एंटरप्रेन्योर या बिजनेस टाइकून कहते हैं। अगर हम लोग बात करें डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यहाँ पे आप लिख सकते हो डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो द कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज अंडरस्टूड इन डिफरेंट मैनर्स बाय डिफरेंट स्कॉलर्स एंड ऑथर्स। देयर इज नो one consensual definition of the term among the expert. Different dimensions have been used to explain the term. The definition also vary with the passes of time. तो entrepreneur के डेफिनेशन की बात करें तो ये डेफिनेशन में सबसे ज़्यादा जो हमें हमें समझना है वो ये चीज़ है कि इस डेफिनेशन में टाइम के साथ बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है। जैसे कि हम लोग इनिशियली जब एंटरप्रेन्योरशिप को समझते थे तो उस टाइम में हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप को समझने का जो पर्सपेक्ट था वो कुछ अलग था, और अभी हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के जो समझने का, ये एंटरप्रेन्योरशिप की जो डेफिनेशन है वो अलग है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डेफिनेशन टाइम के साथ और बिजनेस मॉडल के साथ और बिजनेस में आने वाले मॉडर्नाइजेशन के साथ चेंज होती है। जैसे कि हमें सबसे इनिशियल डेफिनेशन की बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप इंटेल्स बियरिंग अ रिस्क ऑफ बाइंग एट अ सर्टेन प्राइस एंड सेलिंग एट अनसर्टेन प्राइस। ये रिकार्डो कैंटेलन ने कहा था कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक तरह की रिस्क फैक्टर है, बाइंग, किसी भी चीज़ को एक सर्टेन प्राइस में खरीदने और उसे किसी अनसर्टेन प्राइस में बेचने के बीच में। तो कहीं ना कहीं जब हम सेल करना और परचेस करके सेल करने के बीच का जो गैप है, उसमें जो अनसर्टेनिटी है, उस रिस्क को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो वो एक एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन है। ये रिकार्डो
कैनल्टन ने कहा था। इसी तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप इज़ एनी काइंड ऑफ इनोवेटिव फंक्शन दैट कुड हैव बियरिंग ऑन द वेलफेयर ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ये जोसेफ ए स्कम्पटन ने कहा था 1934 में। इन्होंने कहा था कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक किसी भी तरह का इनोवेटिव फंक्शन है जो एक तरह की बियरिंग ऑफ वेलफेयर होती है, किसके लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप इज दैट फॉर्म ऑफ सोशल डिसीजन मेकिंग परफॉर्म बाय इकोनॉमिक इनोवेटर्स। तो ये डेफिनेशन 1952 में रॉबर्ट के लैम ने दिया था। इसी तरीके से अगर हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के बहुत ज़्यादा रिसेंट डेफिनेशन की बात करें तो वी कैन डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप इज द डायनेमिक प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इंक्रीमेंटल वेल्थ। तो ये डेफिनेशन आप देख रहे हो 1984 की डेफिनेशन है। 1984 में रॉबर्ट सी कॉन्सल ने दिया था और ये सबसे फर्स्ट डेफिनेशन जो कि रिकार्डो ने दिया था। तो इस दोनों डेफिनेशन के बीच में आप एक डिफरेंस देख सकते हो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बिजनेस मॉडल में होने वाले जो रिस्क है बाइंग एंड सेलिंग के बीच में, उसे एंटरप्रेन्योरशिप के फॉर्म में डिफाइन किया गया था। जबकि रिसेंट डेफिनेशन में आप देख सकते हो कि एंटरप्रेन्योरशिप को क्या बताया गया है, एक तरह की डायनेमिक प्रोसेस बताया गया है, डायनेमिक प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इंक्रीमेंटल वेल्थ, सो दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप को हमने समझ लिया, उसके डिफरेंट डेफिनेशन को हमने देख लिया। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो एग्जाम में तो आप सबसे फर्स्ट वाले डेफिनेशन को आप यहाँ पे प्रेफर कर सकते हो, ये वाले डेफिनेशन को आप प्रेफर कर सकते हो। और इसके साथ साथ आप जो डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट डेफिनेशन को दिया है आप उसे भी मेंशन कर सकते हो। कहीं ना कहीं वो आपके आंसर स्क्रिप्ट को ज़्यादा बेहतर बनाएगा। कमिंग टू द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एंटरप्रेन्योरशिप, तो कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को बेसिकली अफेक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पहला है मोटिवेशनल फैक्टर, कि लेवल ऑफ मोटिवेशन क्या है। इसके साथ साथ एंटरप्रेन्योर स्किल कितनी है, इसके साथ साथ एंटरप्रेन्योर नॉलेज कितना है, नॉर्मेटिव बिहेवियर कैसा है, सोशलाइजेशन कैसा है, इकोनॉमिक एंड बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंसेंटिव कैसी है, इकोनॉमिक लॉज कैसा है, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसा है, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा है, एटीट्यूड ऑफ बिग एंटरप्रेन्योर्स कैसा है। तो ये वो फैक्टर है जो फैक्टर बेसिकली इन्फ्लुएंस करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को। इसी तरीके से हम लोग अगर सेकेंडरी फैक्टर के बारे में बात करें तो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी कैसी है, मैकेनिज्म ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग एंटरप्रेन्योर कैसा है, तो एंटरप्रेन्योरशिप ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम कितनी है, रोल्स ऑफ बैंक्स एंड स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसा है, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ कैसी है, सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशन कैसे हैं, और रिसर्च एंड लिटरेचर कितना अवेलेबल है। तो ये वो फैक्टर हैं जो फैक्टर एंटरप्रेन्योरशिप को अफेक्ट करते हैं। मोटिवेशन मतलब कि जो स्टूडेंट हैं जो बेसिकली ग्रेजुएट्स होते हैं उन्हें कितना ज़्यादा मोटिवेट किया जाता है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके साथ साथ एंटरप्रेन्योर बनने की जो स्किल है वो किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी फ्रेशर ग्रेजुएट्स को क्या कितनी किस लेवल में दी जाती है, ये एक पॉइंट है। इसके साथ साथ एंटरप्रेन्योर के नॉलेज कितने प्रोवाइड किए जाते हैं, नॉर्मेटिव बिहेवियर मीन्स बिहेवियर ऑफ फैमिली, बिहेवियर ऑफ सोसाइटी वो कैसी है, सोसाइटी और जो हमारी फैमिली है वो कितना ज़्यादा इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है, कितना ज़्यादा फ्रीडम देती है किसी भी एक इंडिविजुअल को कि वो एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोच सके। बिकॉज इनिशियली यू हैव नथिंग व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस, आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा आप गेन नहीं कर पाते हो, और कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी जो है वो आपको जॉब्स के कंपेरेटिवली इनिशियली बहुत कम होती है कि बिजनेस सक्सेस करेगा कि नहीं करेगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो नॉर्मेटिव बिहेवियर में हम लोग स्टडी करते हैं। सोशलाइजेशन कैसा है, और इसके साथ साथ इकोनॉमिक एंड बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है, गवर्नमेंट क्या इंसेंटिव रिलीज करती है, गवर्नमेंट क्या फैसिलिटी देती है न्यू स्टार्टअप को, इन सभी फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। इकोनॉमिक लॉज कैसे हैं, जो बिजनेस के लिए जो इकोनॉमिक लॉज हैं, चाहे वो आपको टैक्स के फॉर्म में हो, चाहे वो आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टैक्सेस हैं उसमें कहाँ तक कितना रिलैक्सेशन है, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसा है, और इसके साथ साथ इसकी एक्सेसिबिलिटी कितनी है कि हमारे यहाँ पे जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो कितना इजीली एक्सेसिबल है, इंपोर्ट करना टेक्नोलॉजी को वो कितना आसान है। तो ये सारे फैक्टर्स भी हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को इन्फ्लुएंस करते हैं। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा है, पॉलिटिकली जो एक इन्फ्लुएंस होता है, एक आप बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं एक पार्शलिटी होती है डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स के बीच में, वो कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, उसका क्या स्टैंडर्ड है, उसका क्या लेवल है, ये भी एक फैक्टर है। बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो बड़े बिजनेस टाइकून हैं उनकी किस तरह की पॉलिसी है, वो किसी नए बिजनेस पर्सन को अपने बीच में एक स्टेबिलिटी गेन करने देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो बिजनेस में कहीं ना कहीं स्पेस देते हैं कि नहीं देते हैं, और स्पेस अगर कोई बड़ी एंटरप्रेन्योर्स या बड़ी कंपनी अगर वो प्रोवाइड नहीं करती है तो कहीं ना कहीं जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि वो अपने आप को स्टेबल कर पाए।
इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी कैसी है गवर्नमेंट। हम लोग जानते हैं कि हम लोग किसी भी कंपनी को स्टार्ट करते हैं तो हमें वहाँ पे सबसे पहले कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, पावर, मटेरियल, ट्रांसपोर्ट वगैरह मटेरियल के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब फैसिलिटीज़ कितनी अच्छी है। मैकेनिज्म ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग एंटरप्रेन्योर कैसा है। एजुकेशनल लेवल में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में या बेसिकली जब फ्रेशर ग्रेजुएट के केस में एंटरप्रेन्योर्स को पहचानना, उन्हें डेवलप करना, इन इसके लिए सोशली गवर्नमेंट कितना ज़्यादा करती है, ये भी एक फैक्टर है। इसके साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम कैसा है। बैंक्स की जो टेंडेंसी है वो कैसी है। बैंक्स किसी फ्रेशर को लोन देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। किसी फ्रेशर, किसी न्यू एंटरप्रेन्योर, न्यू स्टार्टअप में बैंक किस तरीके से, स्पेसिफिकली फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन किस तरीके से जो है उस पर इन्वेस्ट करना चाहती है कि नहीं चाहती है, ये भी कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर्स को जो है अफेक्ट करता है। ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ कैसी है, कैसा ट्रेनिंग दिया जाता है। सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशन अवेलेबल हैं कि नहीं है। इसके साथ रिसर्च एंड लिटरेचर पार्ट कितना ज़्यादा अवेलेबल है। सो दीज आर द फैक्टर्स विच बेसिकली इन्फ्लुएंस द एंटरप्रेन्योरशिप इन अ कंट्री। सो टू बी एन एंटरप्रेन्योर, एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, किस किस तरह की स्किल्स चाहिए होती है। तो बेसिकली टू बी एन एंटरप्रेन्योर वी नीड टू बी प्रोफेशनल। फर्स्ट वी नीड टू बी प्रोफेशनल, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। एक रिस्क टेकिंग फैक्टर होना चाहिए, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, इसके साथ क्रिएटिविटी होनी चाहिए, और एक एक होना चाहिए कि कस्टमर इज़ एवरीथिंग। मतलब कस्टमर को कहीं ना कहीं, कस्टमर का जो कस्टमर की वैल्यू है वो कस्टमर को मिलनी चाहिए। और एक एंटरप्रेन्योर के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए कस्टमर को सेटिस्फाई करना एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए उस पर्टिकुलर फील्ड की जहाँ पे आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हो। एक एम्पैथी होनी चाहिए। इसके साथ सोशल स्किल होनी चाहिए। सोशल स्किल में जो भी एंटरप्रेन्योर हैं उनकी कम्युनिकेशन, उनकी सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग वो बेहतर होनी चाहिए। ओपन माइंडनेस होनी चाहिए टुवर्ड्स द लर्निंग पीपल एंड इवन फेलियर, कि कोई भी एक एंटरप्रेन्योर अपने लर्निंग को कंटिन्यू रख सके। पीपल, लोगों से लर्न करे, फेलियर से लर्न करे, कंडीशंस और सिचुएशन से लर्न करे। तो एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ये सारी जो क्वालिटीज़ है वो किसी के अंदर होनी चाहिए। उनके अंदर थोड़ा प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, उनके उनके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए, रिस्क टेकिंग फैक्टर होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए उनके अंदर, पैशन होना चाहिए। कस्टमर को एक, कस्टमर का जो वैल्यू है वो उन्हें मालूम होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, सोशल स्किल होना चाहिए, और ओपन माइंडनेस होनी चाहिए लर्निंग के लिए। तो ये सारे वो कंडीशंस हैं जो एक एंटरप्रेन्योर फुलफिल करे तो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है। इसके बाद हम लोग बात करें नीड फॉर प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो बेसिकली जब हम चाहते हैं कि हमारे एंटरप्रेन्योरशिप जो बेहतर हो, हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है वो बेहतर हो, वो बेहतर तरीके से ग्रो करें, तो हमारी उस इन सभी चीज़ों को पूरा करने के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत है हमें। तो सबसे पहले गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट एडिक्वेट financial assistance is provided to small scale industry through banks and financial institution। तो गवर्नमेंट को इस बात की इंश्योरिटी लेनी चाहिए कि जो एडिक्वेट फिनेंशियल असिस्टेंस है वो प्रोवाइड की जाए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, छोटे छोटे लघु उद्योग जिसे हम कहते हैं उनको, बैंक के द्वारा और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। इसी तरीके से हमें इस बात की कॉन्फर्मेशन होनी चाहिए कि इंश्योरेंस कवरेज मस्ट बी एक्सटेंडेड टू न्यू एंड एग्जिस्टिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। तो जो छोटी बिजनेसेस होती है उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस कवरेज मिले, और इसके साथ साथ उनको एक कहीं ना कहीं एक इंश्योरेंस कवरेज मिलने के बाद कंपनीज़ के नए स्टार्टअप के लिए जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके पास एक कॉन्फिडेंस आता है कि वो अपनी कंपनी को, वो कोई नए नए स्टार्टअप को ले पाएँ और बिजनेस मॉडल को क्रिएट कर सकें। इसी तरीके से द गैप दैट एग्जिस्ट बिटवीन कंज्यूमर एंड स्मॉल स्केल बिजनेस मस्ट बी ब्रिज्ड थ्रू इफेक्टिव मार्केटिंग। लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल फेयर्स, एग्जीबिशंस मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट टू इनकरेज द सेल ऑफ एसएसआई प्रोडक्ट। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे सोसाइटी में ब्रांड और कस्टमर, चूँकि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के लिए कस्टमर कहीं ना कहीं खुद से एक अट्रैक्शन होता है प्रोडक्ट के तरफ। लेकिन जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसी छोटे और लेस फेमस प्रोडक्ट, या आप बोल सकते हो वैसा प्रोडक्ट जो कि जिसका बहुत ज़्यादा मार्केट रेपुटेशन नहीं है, वैसे प्रोडक्ट को बनाती है, तो एक गैप होता है कस्टमर के बीच में और स्मॉल स्केल बिजनेस में, जो स्मॉल स्केल बिजनेस से जो प्रोडक्ट निकल रहे हैं उसके बीच में। तो इफेक्टिव मार्केटिंग करके हमें इसे दूर करना चाहिए, और इंडस्ट्रियल फेयर है, एग्जीबिशंस है, ये सब ऑर्गेनाइज करना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि जो सेल है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की वो बढ़ पाए। इसी तरीके से द इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी मस्ट बी इम्प्रूव्ड एंड मेजर्स मस्ट बी टेकन टू इन्हांस द सप्लाई ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी इन बैकवर्ड एंड रूरल एरियाज।
तो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ है जो किसी भी कंपनी को सेटअप करने के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए। गवर्नमेंट उस बात की इंश्योरिटी ले कि हाँ जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो कहीं ना कहीं अवेलेबल है, जैसे कि वाटर की फैसिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी है एंड रोड ट्रांसपोर्टेशन है या ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी है, ये बेहतर हो रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में, हर तरह के एरिया में। लेकिन कहीं ना कहीं रूरल फील्ड में हमें इस चीज़ की कमी देखने के लिए मिलती है। तो ये इंश्योर्ड होना चाहिए कि गवर्नमेंट के तरफ से कि ये सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है, तभी हर एक लेवल पे, स्मॉल स्केल पे, छोटे छोटे कंपनीज़ में का जो डेवलपमेंट है वो रूरल बेल्ट में भी हमें देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट मस्ट बी प्रोवाइडेड टू एसएसआई टू इम्पोर्ट मशीनरीज एट लोअर कॉस्ट। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी या किसी भी तरह की मशीनरीज़ को जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं या इम्पोर्ट करते हैं, हम कह सकते हैं इम्पोर्ट इज़ अ गुड वर्ड, इम्पोर्ट करते हैं, बाहर से मंगाते हैं, तो उस टाइम पे जो उसकी कॉस्ट है वो कम से कम होनी चाहिए। और कॉस्ट बेसिकली तभी रिड्यूस करता है जब हमारे उस मशीनरीज़ पे लगने वाले जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह हैं वो कम लगे। तो उस केस में हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो कम होती है और जो नए छोटे स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो बिज़नेस को मॉडर्नाइज कर सके और जो करंट मार्केट है उस मार्केट में कॉम्पिटिटिव मार्केट में जगह बना सके। Many industrial estate must be established by the government. Government should establish more and more industries, more and more small scale businesses, ताकि जो एक कहीं ना कहीं जो हमारे सोसाइटी में अगर गवर्नमेंट एक अच्छे से पीएसयू को क्रिएट करती है, एक अच्छा सा बड़ा सा पीएसयू एग्जिस्ट करता है, तो उस टाइम पे जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं उनके साथ भी उनकी लिंकअप होती है और कहीं ना कहीं आउटसोर्सिंग मीडियम से उन्हें भी एक बिज़नेस का जो इन्वायरमेंट है वो मिलता है, उन्हें भी कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जो ई स्टेट है, इंडस्ट्रियल स्टेट, वो इस्टेब्लिश करने चाहिए। द इनफॉर्मल मनी मार्केट शुड बी रेगुलेटेड टू अवॉइड एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लेंडर्स ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट। तो इनफॉर्मल मनी मार्केट जो जहाँ पे पैसे का इनफॉर्मल तरीके से इस्तेमाल करके बेसिकली मार्केट को जो है रेगुलेट किया जाता है, इसे कम से कम करना चाहिए, ताकि इसे रेगुलेट करना चाहिए ताकि जो एक्सप्लॉयटेशन है मनी लेंडर्स का, वो स्मॉल स्केल बिजनेसेस पे कम से कम पड़े। इसके साथ साथ ट्रेनिंग मस्ट बी प्रोवाइडेड टू एंटरप्रेन्योर्स इन टेक्नोलॉजिकल मैनेजरियल फंक्शंस एंड मार्केटिंग एरियाज। तो जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें एक तरह की टेक्नोलॉजिकल मैनेजरियल एंड फंक्शनल मार्केटिंग एरियाज, ये सब की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए। अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए ताकि जो फुल स्विंग है यंगस्टर्स में एक फुल स्विंग के साथ इनकरेज किया जाए कि वो अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकें। द सीक इंडस्ट्रीज मस्ट बी रिजुवेनेटेड इंस्टेड ऑफ लिक्विडेशन। तो जो सिक इंडस्ट्रीज़ है, जो बेसिकली क्या होती है कि जब किसी एसएसआई को स्टार्ट किया जाता है और एसएसआई रन करती है, तो उनके पास जो गैप होता है, गैप बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर, वो बहुत कम होता है। वो बहुत मिनिमम लेवल, मिनिमम मार्जिन पे बेसिकली उस तरह की कंपनी चलती है, बहुत मिनिमम कैपिटल पे रन करती है। और अगर हमारा जो स्मॉल स्केल बिजनेस है या उसमें जो सिक इंडस्ट्रीज़ है, उन्हें लिक्विडेशन के बजाय उन्हें जो है कहीं ना कहीं उन्हें हम ठीक करने का प्रयास करें, उन्हें हमें स्टैंड करने में हेल्प करें, तो वो हमें फ़ायदा करता है। इसके साथ द लाइसेंसिंग प्रोसीड्योर मस्ट बी सिंपल एंड एट ईज़। तो जो लाइसेंसिंग का सिस्टम है, लाइसेंस की लेने की जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा आसान होनी चाहिए। लोगों को ईजिली किसी भी प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए क्या होता है कि लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है। हम किसी भी प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो हमें उसके लाइसेंसिंग और पेपर वर्क में ध्यान देना होता है, तो वो हमें ईजी होनी चाहिए, ईजी तरीके से प्रोवाइड किया जाना चाहिए। फेयर इंसेंटिव्स एंड सब्साइड्स मस्ट बी गिवन टू एसएसआई यूनिट्स एंड अवेयरनेस मस्ट बी मेड अबाउट द इंसेंटिव अवेलेबल और टू न्यू इंटरन्यूज। तो एक फेयर इंसेंटिव स्कीम होनी चाहिए जहाँ पे एसएसआई जो है उनको उनको प्रॉपर तरीके से उनके एक इंसेंटिव पार्ट जो है वो उन्हें दिए जा सकें। इसके साथ साथ अवेयरनेस होना चाहिए ताकि जो न्यू इंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होकर के इंसेंटिव प्लान को देखते हुए वो अपने नए स्टार्टअप पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करें। एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम must be devised in such a way that encourages SSI to export their goods। तो एक्सपोर्ट का जो प्रमोशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए ताकि जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें एक अच्छा मार्केट मिल पाए, नए छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इनकरेज हो पाएँ अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए। किसी भी कंट्री की अगर एक्सपोर्ट बेहतर है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है और उसकी जो इम्पोर्ट है वो कम है,
तो उस कंडीशन में हमें क्या होता है, उस कंडीशन में उस कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कहीं ना कहीं बेहतर होती है। तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की जो इंटरप्रेन्योरशिप में प्रमोशन सिस्टम है इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारे न्यू इंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारा जो स्टार्टअप है वो बेहतर तरीके से रन करे। सेटिंग अप स्टेप ऑफ अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और एंटरप्राइजेस, या छोटे स्टेप्स इन सेटिंग अप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस क्या क्या हैं। तो जब हम किसी भी एक नए बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, जब एक नए बिजनेस को या एक नया स्टार्टअप डाला जाता है, तो उसका जो बेसिक स्टेप है, फंडामेंटल स्टेप जिसको हम कह सकते हैं, वो फंडामेंटल स्टेप क्या है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। डिसाइडिंग टू गो इन टू द बिजनेस, सबसे पहला है कि एक नया बिजनेस या एक एंटरप्रेन्योर जब काम करता है तो उन्हें सबसे पहले इस बात को डिसाइड करना होता है कि वो एक नए बिजनेस में एक किसी भी बिजनेस में वो जा रहा है, वो कौन सा बिजनेस है। सबसे पहले ये डिसाइड करना कि हमें बिजनेस में जाना है। नेक्स्ट, एनालाइजिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो इसके बाद का जो नेक्स्ट वाइटल स्टेप है वो ये है कि अपने स्ट्रेंथ, अपने वीकनेस, अपने आने वाले जो प्रॉब्लम्स है, अपने आने वाले जो ईज़ है, उन सबको एनालाइज करना और एनालाइज करके समझना कि बिज़नेस में आने वाले टाइम में हमें किस तरह के हमारी स्पेसिफिक स्ट्रेंथ क्या है, हमारी स्पेसिफिक वीकनेस क्या है। इसके बाद प्रोडक्ट सिलेक्शन, जहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर ये डिसाइड करता है कि उसे किस तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो बनाने हैं, किस तरह का प्रोडक्ट वो बनाने वाला है, वो कौन सी फील्ड है जिसमें प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट करेगा या अपना स्टार्टअप इंट्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट इज़ मार्केटिंग सर्वे। मार्केटिंग सर्वे वो पार्ट है जहाँ पे मार्केट किस तरह के मार्केट है, मार्केट का मूड क्या है, मार्केट में ट्रेंड क्या है, मार्केट किस तरह के प्रोडक्ट को सपोर्ट करती है, किस तरह के प्रोडक्ट मार्केट में चलते हैं, इसके बारे में एक कंप्लीट सर्वे करना और सर्वे करके ये पता लगाना कि वो प्रोडक्ट मार्केट में जो हम बनाने की सोच रहे हैं या जो एक पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर बनाने की सोच रहे हैं, उस प्रोडक्ट का मार्केट में क्या ट्रेंड है, किस तरह की डिमांड है। नेक्स्ट इज़ ये डिसाइड करना कि फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप क्या होगी। जैसे कि हमने पिछले वाले लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ लिया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओनरशिप, जहाँ पे कंपनी हमने पढ़ा, पार्टनरशिप हमने पढ़ा, प्रोप्राइटरशिप हमने पढ़ा, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी पढ़ा। तो हम यहाँ वहाँ पे ये डिसाइड करने वाले हैं कि हमारी जो कंपनी है, हमारी कंपनी में जो ओनरशिप होगी वो किस तरह की होगी। इसके बाद नेक्स्ट इज लोकेशन, दैट वेयर दैट इंडस्ट्री विल एग्जिस्ट, वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टार्ट दैट बिजनेस और स्टार्ट प्लांट। नेक्स्ट इज मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स, कि किस किस तरह के मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स हमें लगाने हैं, उनका जो इंस्टॉलेशन है उसका पार्ट है। और ये सब जब हम लोग कर लेते हैं तो एक फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना और इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सबमिट करके फिनांस जो है, फिनांस पार्ट को देखना। यहाँ पे बेसिकली हम लोनिंग देखते हैं कि हमारा जो गवर्नमेंट से मिलने वाला जो अमाउंट है या बैंक का जो सपोर्ट है वो कहाँ से कितना ज़्यादा लिया जा सके। और जब हम यहाँ तक के सारे स्टेप्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ फिनांस होता है। और ये फिनांस कैसे मेंटेन होगा इसके बारे में हम एनालिसिस करते हैं, ये भी हमारा एक वाइटल स्टेप है। नेक्स्ट इज ऑल अबाउट पावर कनेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड आफ्टर डूइंग ऑल दिस इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरीज एंड रिक्रूटमेंट ऑफ मैन पावर एट लास्ट। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, वाइटल स्टेप्स आप बोल सकते हो, जो किसी भी इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सेट करने के लिए हमें ज़रूरत होती है। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा और आज के क्लास में हम लोगों ने अपना एक लास्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, लाइक के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आने वाले वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशंस है वो आपको मिलते रहे और आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन आप कर पाओ। किसी भी तरह के डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, टेलीग्राम पे लिख सकते हो, पर्सनली आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आप अभी तक बने हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया।